बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का 5वां चैप्टर देख रहे हैं। खुलासा उसका खुलासा क्या होता है? पता है आप लोगों को खुलासा क्या होता है? कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, ये इसका उन्वान है। तो खुलासा 1/3 करना होता है, शार्ट करना होता है, पैराग्राफ की सूरत में लिखना होता है। ठीक है, पैराग्राफ बनाने होते हैं 7-7 8-8 लाइनों के, उनमें कोई एक आध लफ्ज प्रोमिनेंट कर देना होता है। उसका आगाज हो, वस्त हो और इख्तिताम हो। ठीक है, और 9th क्लास में तो 1.5 पेज तक होना चाहिए और कम से कम आपने 10 से 15 मिनट में इसको करना है। तो टाइम लिमिट जो है इसकी ये है। तो ये कहानी है, इसको कैसे शार्ट करेंगे, इसका तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ रिलेटेड अशार भी मैं बताऊंगा जो आप इसकी तशरीह में लिख सकते हैं, वो भी आप नोट कर सकते हैं। आपके लिए ये लेक्चर जो है बहुत सूदमंद और मुफीद साबित होने वाला है। अब ये तौबतन नसूह जो नावल है डिप्टी नज़ीर अहमद का, वहाँ से लिया गया है और इसमें ये चीज़ बताई गई है कि भाई जो लोग ज़ाहिर कुछ होते हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। बाहर से कुछ होते हैं और अंदर से कुछ होते हैं। और औलाद की तरबियत के हवाले से भी बताया गया कि एक बाप की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। हर बाप चाहता है, ठीक है, कि मेरा बच्चा जो है वो आला तरीन अखलाक व अकदार का मालिक हो। तो इसी तरह कलीम जो है, इनके जो वाले साहब होते हैं नसूह, ठीक है, वो रईस होते हैं, शायर भी होते हैं, बड़ी नामवर रोज़गार और आला तरीन शख्सियत होते हैं। तो वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे की परवरिश अच्छी हो, अच्छा इंसान बने, माशरे का अच्छा शहरी बने। लेकिन उनको मिर्ज़ा जो कलीम होते हैं उनको ये होता है कि शेर व शायरी, ठीक है, और ऐसे लोग जो बाहर से कुछ हो और अंदर से कुछ हो, उनको अपना दोस्त जो है वो बना लेना। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग की यहाँ पर बात हो रही है। तो थोड़ा सा आगाज़ आपने कैसे करना है, आगाज़ हो, वस्त से थोड़ा सा शार्ट करना है और आखिरी पैराग्राफ लिख देना है, ये आपका खुलासा हो जाएगा। तो कलीम दिल्ली के एक रईस बाप का बेटा था जिसका नाम नसूह था। घर के लाड प्यार और बुरी सोबत ने उसे बिगाड़ दिया था। उसे शेर व शायरी हो गई, खेल तमाशों का बहुत ज़्यादा शौक रहता था और अपने बाप की अमारत की वजह से भी अमीर ज़्यादा बना हुआ था और बिगड़े हुए उसकी जो आदतें थीं वो बिगड़ चुकी थी। और बाप की तो ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा जो है वो आला तरीन तरबियत और अच्छा इंसान बने, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना कलीम छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो एक दिन उनकी ऐसे जैसे तू तकरार होती है तो वो घर छोड़ के चला जाता है कलीम। जब कलीम घर छोड़ के चला जाता है तो उसको ये होता है कि भाई मेरा जो दोस्त मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग है वो तो अपने आप को इतना अमीर जाहिर करता है, इतना अमीर है, ठीक है, और उसके पास माल है, दौलत है, इतना बन ठन के रहता है, वो मुझे अपने पास रख लेगा, प्रोटोकॉल और इज्जत मिलेगी मुझे। तो दर हकीकत मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग एक गरीब लड़का था, लेकिन अपने आप को वो अमीर जाहिर करता था। हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। शोला सामान खिलौनों से बहल जाता है, हाय इंसान खिलौनों से बहल जाता है। हम बहरहाल हकीकत को समझ लेते हैं, दिल है नादान खिलौनों से बहल जाता है। तो दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़िज़ नहीं होता। तो अब वो जो है अमीर ज़ादों की तरह बना ठना रहता था। कलीम के साथ उसकी गहरी दोस्ती थी मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग की। उसने कलीम को बता रखा था वो बहुत अमीर है, उसके पास बड़े मकान है, घर है, ठीक है। और जब शाम का वक्त होता है और कलीम उसके घर पहुंचता है मिर्ज़ा ज़ाहिरदार के, तो वो गहरी नींद सो चुका होता है। दरवाजे पर दस्तक देता है तो वो कहता है कि ज़ाहिरदार बेग से मिलना है। तो वो कहते हैं यहाँ पे तो कोई मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग नहीं रहता, कोई रईस नहीं रहता, यहाँ तो एक कंगाल लड़का रहता है। तो आखिर मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग एक बुनियान पहन के निकलता है और बाहर आके देखता है जब कलीम को, तो वो परेशान हो जाता है, बहाने बनाने लगता है, ठीक है। और फिर उसको जो है ना, वो जब ठहरने की बात करता है, कलीम कहता है मुझे ठहराओ तो सही भाई अपने घर, तुम्हारा मेहमान हो। तो वो उसको खस्ता एक मस्जिद में ले जाता है और वहाँ पे ना बिजली होती है, अंधेरा होता है। तो वो कहता है भाई मिर्ज़ा साहब कोई चिराग शराग ही ले आए। तो वो उसको कहता है कि भाई जिस तरह ये इस तरह के चर्ब ज़बान लोग होते हैं बातें करते हैं कि भाई चांद की रोशनी जो है, चांद की रोशनी, उसके होते हुए चिराग की क्या ज़रूरत है, ये तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात हो गई। क्यों कलीम घर से भूखा ही चला था, उसने ढीठ बनकर कहा, मजबूर होकर कहा अच्छा यार कोई खाना शाना ही खिला दो।
तो इसी तरह बातें बनाने की आदत होती है, जब उस पर मिर्ज़ा बेग अपनी आदत के मुताबिक बातें बनाने लगता है और आखिर में जो है ना एक धेले के चने बनवा कर लाता है और उनमें से एक मुट्ठी भर खुद खा लेता है और बाकी बच जाने वाले चनों की तारीफ करता रहता है, जनाब ये चने अल्लाह की बहुत अजीब नेमत है, इंसान तो क्या फरिश्ते भी इसके कसीदे गाते हैं और इनकी तमन्ना करते हैं। कलीम ने उन्हीं भुने चनों के ऊपर गुजारा किया। मिर्जा जाहिरदार बेग ने घर जाकर कलीम के लिए एक मैली सी दरी और एक गंदा सा तकिया भेज दिया। कलीम ने जूं तू करके जो है ना मस्जिद में रात बसर की। कल शब मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। तो उसने फिर साहब ज़रा शायर भी था, अमीर भी था, रईस भी था कलीम, तो उसने एक कसीदा मस्जिद की तारीफ में लिखा और एक मसनवी में अपने दोस्त मिर्ज़ा बेग की शान बयान की। कलीम सारी रात अपने दोस्त मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का इंतज़ार करता रहता है, लेकिन वो आता नहीं है वापस। तो उल्टा घर वालों ने कलीम को चोर समझा और एक आदमी ने तकी और दरी के लिए उसका पीछा किया। कलीम वहां से भागा लेकिन पकड़ा गया और उसे कोतवाल के पास ले जाया गया। कोतवाल जो थाने का अफसर होता है। कलीम ने अपने तारुफ करवाना चाहा तो ठीक, कलीम ने बताया कि मैं मियाँ नसूह का बेटा हूँ, जिस पर कोतवाल ने कहा मियाँ नसूह को वो खूब जानते हैं, वो तो रईस ज़्यादा है, शायर है, आला शख्सियत है, ये भी मुझे मालूम है कि उसके बड़े बेटे का नाम कलीम ही है। मोहल्ले का पता, घर का निशान भी तुम बता रहे हो, सब ठीक है, मगर कलीम तो एक मशहूर आदमी है, आज शहर में उसकी शायरी की धूम है। तुम्हारे ये हैसियत के नंगे सर नंगे पाँव, बदन पर कीचड़ लगी हुई है, मुझको यकीन नहीं होता कि तुम हवालात में तुम्हें रखूं, सुबह हो तो तुम्हारे वालिद को बुलवाऊं तो इनके उसके बयान से ताकि तस्दीक हो कि तुम उसी के बेटे हो। कलीम ये सुनकर रो दिया और कहा कि मैं वो बदनसीब हूँ जिसकी शेर गोई का शोरा जो है ना आपने सुना है, और आपको यकीन ना हो तो मैं अपने अफकार ताज़ा सुनाऊँ जो मैंने कल शब को मस्जिद में लिखे और मिर्ज़ा बेग की शान में लिखे, और फिर अपना सारा कलाम सुनाया। उस पर कोतवाल ने उसे इतनी रियायत दी कि 2 सिपाही कलीम के साथ किए और उनको हुक्म दिया कि उनको मियाँ नसूह के पास ले जाओ, अगर वो उनको अपना फर्जंद बताएं तो छोड़ देना, वरना जो है ना वापस लाकर हवालात में बंद कर देना। तो जब भी चाहें एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग, खुद फरेबी की उन्हें आदत सी पड़ गई शायद, हर नए रहजन को रहबर बना लेते हैं लोग, है बजा उनकी शिकायत लेकिन इसका क्या इलाज, बिजलियां खुद अपने गुलशन पर गिरा लेते हैं लोग। तो इंसान होता कुछ है, ऊपर से ज़ाहिर क्या करता है। तो इसलिए वालदैन की जो है ना हमेशा इज़्ज़त करनी चाहिए। और वालदैन बच्चों आपके लिए तो ये बड़ा सबक है कि जिस तरह जो है ना 2 चीज़ों को देखना इबादत है। खाना काबा को देख रहे हैं, न नमाज पढ़ रहे हैं, न कुरान पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं, आई कंटेक्ट से ही आपके नामा माल में फरिश्ते सवाब लिख रहे हैं। इसी तरह घर जाके जब आप अपने वालदैन को देखते हैं तो आपको मकबूल हज उम्रे का सवाब मिलता है। वालदैन को देखना भी इबादत है और अल्लाह के घर को देखना भी इबादत है। तो वालदैन सबसे बड़े पीर है, जो दुआ करेंगे आप अल्लाह ताला आपको वही बना देगा, ठीक है। तो इसलिए अपने वालदैन की इज्जत, एहतराम, तौकीर, उनकी रज़ा में अल्लाह की रज़ा है कि कभी भी जो है ना आपने उनका सरे तस्लीम हमेशा खम रखना है और उनके कदमों को जो है ना छूना है और उनसे मोहब्बत का आगाज़ करना है। और आज आप लोगों ने जाके जो है ना बहुत प्यारी मीठी नज़र अपनी वालदा के ऊपर डालनी है घर जाके, और गले मिलना है और मोहब्बत से पेश आना है। तो ये आपकी अखलाकी तरबियत है। इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे ना।